नमस्कार, के न्यूज की खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी के यूपी में निवेश के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम की। साथ ही धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर सूबे में मनाए जा रहे जश्न पर अपनी खास रिपोर्ट दिखाएंगे। वहीं बात होगी देश में महिला आरक्षण के मसले पर सरकार और विपक्ष की गंभीरता की। और चलते चलते बात डिलीवरी में हफ्तों की देरी के चलते सिलेंडर के लिए देश में मचे हाहाकार की। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में निवेश की रफ्तार को अब एआई का साथ मिल गया है। लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश मित्र 3.0 का भव्य शुभारंभ किया। ये सिर्फ एक पोर्टल नहीं बल्कि यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का डिजिटल गेटवे है। सीएम ने इस मौके पर निवेशकों के लिए खजाना खोल दिया है और कई ऐसी घोषणाएं की हैं जो यूपी में उद्योग लगाने की पूरी परिभाषा बदल देंगी। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। सीएम योगी के संबोधन की बड़ी बातें। उत्तर प्रदेश अब फाइलों में उलझने वाला राज्य नहीं रहा। निवेश मित्र 3.0 के आने के बाद निवेशकों को दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। निवेश मित्र 3.0 में एआई का उपयोग पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। सरकार अब उद्यमियों को रेडी टू यूज औद्योगिक शेड उपलब्ध कराएगी, यानी निवेशक आएं, अपनी मशीनें लगाएं और पहले दिन से उत्पादन शुरू करें। औद्योगिक प्रयोजन के लिए खरीदी गई कृषि भूमि का लैंड यूज चेंज धारा 80 ऑटोमेटिक मोड पर होगा। हर निवेश का मतलब केवल पैसा नहीं बल्कि प्रदेश के युवाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार है। यूपी अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में देश में शीर्ष पर पहुंचने के लिए तैयार है। यूपी में एक कानून का राज है। आपकी पूंजी और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी सरकार की है। लखनऊ का लोक भवन गवाह बना उत्तर प्रदेश के नए औद्योगिक युग का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेक्स्ट जनरेशन सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र 3.0 का लॉन्च किया। अब यूपी में उद्योग लगाना पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये पोर्टल निवेशकों को रियल टाइम अपडेट देगा और पुरानी जटिल प्रक्रियाओं को खत्म करेगा। निवेश मित्र 3.0 और उद्योगों का नया सवेरा। निवेश मित्र 3.0 40 विभागों की 200 से अधिक सेवाएं अब एक ही जगह पर। एआई चैटबॉट निवेशकों की समस्याओं का तुरंत समाधान। कागजी कार्रवाई में कटौती। फॉर्म में 25% कम फील्ड्स और 15% कम दस्तावेजों की जरूरत। सब्सिडी की बौछार। 85 कंपनियों को 2,781 करोड़ की भारी भरकम सब्सिडी और इंटेंसिव का वितरण। आज उत्तर प्रदेश के यानी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, बायोप्लास्टिक, आयरन एंड स्टील, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सेवाओं में 85 ऐसे हमारे लेटर ऑफ कंफर्ट और उससे जुड़े हुए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स के द्वारा हम लोग यहाँ पे जो हमें यहां पर वो मिले थे, इसमें हम 2,781 करोड़ 12 लाख रुपए की सब्सिडी का वितरण का कार्य यहां पे कर रहे हैं, जो हम लोगों ने पूर्व में लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए थे और सफलतापूर्वक निवेश के बाद अब उनको ये सभी यहां पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर के दिग्गज कंपनियों का आज मौके पर ही लेटर्स ऑफ कंफर्ट का भूमि आवंटन पत्र सौंपे गए। सीएम ने साफ कर दिया कि यूपी अब रेड टेप, लाल फीताशाही नहीं बल्कि रेड कारपेट का प्रदेश है। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश को निवेश का सबसे सुरक्षित और सुलभ गंतव्य बनाना है। निवेश मित्र 3.0 और प्लग एंड प्ले स्कीम के जरिए निवेशकों को समय बचाएंगे। अब यूपी में जमीन के साथ साथ बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। कहा कि हम रुकेंगे नहीं जब तक यूपी 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल न कर ले। देश के अंदर इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, जो सपना आज से 9 वर्ष पहले हम लोगों ने देखा था, आप सबकी उपस्थिति उस सपने को जमीनी धरातल पर हकीकत में उतारने वाली है। आपने प्रदेश की इस डबल इंजन सरकार पर विश्वास किया, तो आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए उस प्रकार का वातावरण
आपको मिल सके, इसको प्रदेश की इस डबल इंजन सरकार ने प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतार करके आपके सामने प्रस्तुत किया है, और जिसके कारण आज पूरे देश के अंदर किसी भी उद्यमी के लिए सबसे पसंदीदा निवेश का स्थल कोई होता है तो वह उत्तर प्रदेश होता है। और इस विश्वास को देख करके हम लोगों को भी लगता है कि वास्तव में यह विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आपको बता दें कि सिर्फ पोर्टल ही नहीं, योगी सरकार ने 2 और बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। पहली, यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम, जो निजी क्षेत्र को औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। और दूसरी, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड्स, यानी निवेशक आए, मशीन लगाएं और उत्पादन शुरू करें। साथ ही अब नक्शा पास होते ही खेती की जमीन का लैंड यूज अपने आप बदल जाएगा, जिससे महीनों की दौड़ धूप खत्म होगी। बहरहाल साफ है कि योगी सरकार का फोकस अब सिर्फ निवेश लाने पर नहीं बल्कि उसे धरातल पर उतारने पर है। इस कार्यक्रम ने देश भर के उद्योगपतियों को एक बड़ा संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश अब रुकने वाला नहीं है। स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया। उत्तराखंड की राजनीति में मंगलवार का दिन बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 साल शानदार तरीके से पूरे कर लिए हैं। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में लगातार दूसरे दिन जश्न का माहौल दिखा। मुख्यमंत्री धामी ने न केवल अपनी सरकार की उपलब्धियों का पिटारा खोला बल्कि एक निराले अंदाज में जनता से सीधा संवाद भी किया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, धामी की 4 साल संकल्प से सिद्धि तक। सीएम धामी का निराला और आत्मीय अंदाज। धामी केवल एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक जनसेवक के रूप में नजर आए। उन्होंने प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना लोगों से मुलाकात की और उनकी बातें सुनी। कार्यक्रम के दौरान वो राज्य की लोक संस्कृति और स्थानीय कलाकारों का संवर्धन करते दिखे, जो उनके युवा और जवान व्यक्तित्व को दर्शाता है। देवभूमि की फिजाओं में इन दिनों विकास की गूंज है। देहरादून का ऐतिहासिक परेड ग्राउंड गवाह बना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जन की सरकार के 4 साल के शानदार सफर का। लगातार दूसरे दिन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी का जोश हाई दिखा। उन्होंने मंच से ओंकार भरी कि ये 4 साल सिर्फ आंकड़ों के नहीं बल्कि 1,25,00,000 उत्तराखंडियों के भरोसे और विकास के हैं। मुख्यमंत्री ने सिर्फ साफ किया है कि आने वाले समय में सरकार का ध्यान रजत दशक 2025-30 के लक्ष्यों को पूरा करने और उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने पर रहेगा। कार्यक्रम में सीएम का एक निराला अंदाज देखने को मिला। कहीं वो मातृशक्ति के साथ उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों पर चर्चा करते दिखे तो कहीं युवाओं के साथ सेल्फी लेते नजर आए। आज के इस विशिष्ट अवसर पर मैं उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले अमर बलिदानियों, राज्य आंदोलनकारियों को भी कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मेरा मन अत्यंत भाव विभोर हो उठा है। आज से 4 वर्ष पूर्व आप सभी ने सभी मिथक तोड़कर आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और एक जो मिथक था राज्य के अंदर कि कभी भी कोई भी सरकार दोबारा सरकार में नहीं आती है, एक परिपाटी थी। उस परिपाटी को, उस मिथक को तोड़ने का काम आप सबने किया, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया, एक नया इतिहास बनाने का काम किया। और इसी मैदान में मैंने जब आप लोगों के समक्ष मुख्य सेवक के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी और मैंने शपथ लेने के साथ ही यह संकल्प भी लिया था कि जब तक मैं हमारे राज्य में आंदोलनकारियों के पृथक राज्य निर्माण के उद्देश्य को साकार नहीं कर लेता और देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित नहीं कर लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक आराम से नहीं बैठूंगा, अनवरत रूप से अपने काम को जारी रखूंगा। धामी ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार ड्राइंग रूम की नहीं बल्कि धरातल की सरकार है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा और आज हम उस संकल्प को चरितार्थ कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने नकल विरोधी कानून से युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया तो यूसीसी लाकर राज्य में समानता की नींव रखी। हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर प्रहार और विकास पर बार की नीति पर चल रही है। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान जनहित के कार्यों का विस्तृत ब्यौरा पेश किया। बताया जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय में 41% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए 3,76,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनमें से 1 लाख करोड़ धरातल पर उतरे हैं। भाइयों बहनों,
जब मुझे पहली बार वर्ष 2021 में राज्य की सेवा का अवसर मिला था, तो हमारे पास उस समय काफी कम था और कई चुनौतियां थी। आप सबको पता है, कोरोना महामारी भी उस समय पूरी तरह से हावी थी, लेकिन मेरा विश्वास अडिग था कि हम उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2021 में बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का यह तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उनके मुख से निकले हुए ये शिवमयी शब्द, इनको चरितार्थ करना हमारी सरकार ने अपना धर्म बना लिया, अपना संकल्प बना लिया और निरंतर हम उस दिशा में प्रयास करने लगे। और जब प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार पर विश्वास करते हुए वर्ष 2022 में हमें फिर से सेवा करने का अवसर प्रदान किया, तो हमने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए पहले दिन से ही दोगुनी ऊर्जा से कार्य प्रारंभ कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमने बीते 4 वर्षों में जहां राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उन सभी को मजबूत करने की दिशा में और राज्य के नागरिकों को जीवन के उनके स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। देश का सबसे सख्त विरोधी नकल कानून और समान नागरिक संहिता लागू किया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन ऑल वेदर रोड परियोजना में तेजी का ब्यौरा देते हुए कहा कि महालक्ष्मी किट और स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। आपको बता दें कि धामी सरकार के इन 4 सालों ने यह साबित कर दिया कि युवा नेतृत्व अगर दृढ़ संकल्पित हो तो पहाड़ जैसी चुनौतियां भी आसान लगती हैं। बहरहाल इस भव्य कार्यक्रम के जरिए सीएम धामी ने न केवल अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी एक मजबूत बिसात बिछा दी है। अब देखना होगा बेमिसाल विकास का ये दावा जनता के दिलों में कितनी गहरी पैठ बनाता है। स्पेशल डेस्क के लिए वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को धरातल पर उतारने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी रणनीति बदल ली है। सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि इस आरक्षण को लागू करने के लिए अब जनगणना और परिसीमन की पुरानी शर्तों में ढील दी जा सकती है। क्या संसद में सांसदों की संख्या 543 से बढ़कर 816 होने वाली है? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। इसी सत्र में हो सकता है बड़ा धमाका। साल 2023 में जब संविधान का 106वां संशोधन पास हुआ था, तो शर्त थी कि आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सरकार 2029 के चुनाव से पहले ही महिलाओं को उनका हक देने के लिए 2 नए बिल ला सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर सर्वसम्मति बनाने के लिए एनडीए और गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के साथ बैठक की, जिससे साफ है कि सरकार इसी सत्र में बड़ा धमाका कर सकती है। बता दें कि बिल के जरिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन होगा, जबकि दूसरा परिसीमन कानून में बदलाव से जुड़ा होगा। इसे पास कराने के लिए संसद में 2/3 बहुमत जरूरी होगा। इसी वजह से सरकार विपक्ष का समर्थन जुटाने में लगी है। क्या बदलेगा संसद का गणित? कुल सीटें अभी 543, प्रस्तावित 816। महिला आरक्षण कुल सीटों का 33%। महिला सांसदों की संख्या अभी 82, प्रस्तावित 273। बदलाव का आधार आरक्षण लागू करने की मौजूदा सख्त शर्तों में संशोधन। आपको बता दें कि प्रस्ताव के मुताबिक 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। आरक्षण का ढांचा ऐसा होगा जिससे एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को उनके कोटे के भीतर हिस्सा मिलेगा। ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान फिलहाल शामिल नहीं है और इसी फॉर्मूले पर राज्यों की विधानसभाओं में भी सीटें बढ़ाने और महिलाओं के आरक्षण लागू करने की योजना है, ताकि पूरे देश में एक ऐसा ढांचा रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों इसके लिए कई नेताओं से बैठकें की, जबकि कांग्रेस से चर्चा बाकी है। मुख्यमंत्री बनने पर बिल इसी हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है। कानून नहीं बना महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण कानून 2023 में संविधान के 106वें संशोधन के रूप में पास हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी मंजूरी दे चुकी हैं। लोकसभा में ये बिल लगभग सर्वसम्मति से और राज्यसभा से में सर्वसम्मति से पास हुआ था। हालांकि ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है और इसी लागू होने की तारीख केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए तय करेगी। सरकार की आम सहमति वाली कूटनीति।
सरकार की योजना के मुताबिक लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर 8 से 16 की जा सकती है। इसमें सीटों का बंटवारा इस तरह होगा कि राज्यों की वर्तमान सीटों में कटौती किए बिना महिलाओं के लिए 273 सीटें सुरक्षित हो सकेंगी। इससे क्षेत्रीय असंतुलन का खतरा भी कम होगा और दक्षिण भारतीय राज्यों की आपत्तियों का समाधान संभव हो सकेगा। सोमवार को हुई अहम बैठक में गैर कांग्रेसी दलों को साथ लाना सरकार की इसी आम सहमति वाली कूटनीति का हिस्सा माना जा रहा है। महिला आरक्षण मुद्दा और क्या रही कवायद। 1931 में पहली बार महिला आरक्षण का मुद्दा उठा था, लेकिन तब प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। बेगम शाहनवाज और सरोजिनी नायडू जैसी नेताओं ने महिलाओं को पुरुषों पर तरजीह देने के बजाय समान राजनीतिक स्थिति की मांग पर जोर दिया था। 1971 भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति का गठन किया गया। 1974 महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए महिलाओं की स्थिति पर एक समिति ने शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी। 1988 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना ने पंचायत स्तर से संसद तक महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की। 1993, 73वें और 74वें संविधान संशोधनों में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गईं। 1996 पहली बार 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किया गया। इसे गीता मुखर्जी समिति को भेजा गया, लेकिन लोकसभा भंग होने से यह रद्द हो गया। 1998 अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में फिर से पेश किया गया। भारी हंगामे के बीच ये पास नहीं हो सका और लोकसभा भंग होने पर फिर रद्द हो गया। 1999 अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में इसे दोबारा लाया गया। 2002-2003 में भी प्रयास हुए, लेकिन आम सहमति नहीं बनी। 2008 मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में इसे राज्यसभा में पेश किया गया ताकि ये बार बार रद्द न हो। इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। 9 मार्च 2010 को राज्यसभा ने इस बिल को भारी बहुमत से पास कर दिया। हालांकि सहयोगियों के विरोध के कारण इसे लोकसभा में नहीं लाया जा सका और 2014 में लोकसभा भंग होते ही यह रद्द हो गया। 2023 नरेंद्र मोदी सरकार सितंबर 2023 को संविधान संशोधन किया। 2023 20 सितंबर को लोकसभा 21 सितंबर को राज्यसभा से यह ऐतिहासिक रूप से पास हुआ। अगर ये बिल इसी हफ्ते पेश होता है तो और पास हो जाता है तो 2029 का लोकसभा चुनाव भारत के संसदीय इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव होगा, जहां न सिर्फ सदन का स्वरूप बदलेगा बल्कि देश की नीति निर्धारण में महिलाओं की भूमिका भी निर्णायक हो जाएगी। अब देखना यह है कि विपक्ष का इस पर क्या रुख रहता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। महंगाई की मार से जूझ रहे आम आदमी के लिए अब एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। जिस रसोई में कभी पकवान पकते थे, वहां अब चूल्हा ठंडा पड़ा है। सड़कों पर दौड़ती सफाई की सुस्ती और आम आदमी की बेबसी की कहानी बयान करती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सिस्टम फेल, जनता बेहाल। न गैस न पेट्रोल, कौन जिम्मेदार? गैस पेट्रोल की किल्लत से मचा हाहाकार। पेट्रोल पंप सूखे, वाहनों की थमी रफ्तार। आधी रात से लाइन में खड़ी महिलाएं। एक तरफ देश विकास और सुविधाओं की बात करता है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। उत्तराखंड के गदरपुर के कूलर बोर्ड से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि उस संघर्ष की झलक है जो हर रोज आम लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ घरेलू गैस की किल्लत ने लोगों की जिंदगी को पूरी तरीके से थाम दिया है। सोचिए, घर की महिलाएं रात के 3 बजे से लाइन में खड़ी हैं, हाथ में खाली सिलेंडर है और मन में बस एक उम्मीद कि आज शायद गैस मिल जाए। लेकिन घंटों के इंतजार के बाद भी निराशा ही हाथ लग रही है। रसोई ठंडी पड़ी है, चूल्हा नहीं जल रहा है और परिवार की जरूरतें अधूरी रह जा रही हैं। गुस्सा अब सड़कों पर है। महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और साफ साफ कह रही हैं कि अब सब्र जवाब दे रहा है। आकर 3-4 दिन हो गए, रोज सुबह 3 बजे से आकर सिलेंडर लगाते हैं, नहीं आती है गाड़ी, वहीं उतर जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोड़कर आते हैं, उसके बाद में भी काम धाम वाले हैं, नहीं हो पाता है। बाल बच्चे ऐसे भूखे रह जा रहे हैं सिलेंडर के बगैर, गाड़ी नहीं आ रही। कोई छोटे बच्चे वाला है, कोई बूढ़ा है, बीमार है, किसी को दवा खानी है, किसी अकेला है, घर में कोई लेने वाला नहीं है। अब यहाँ हमको 10 12 दिन हो गए यहाँ सिलेंडर में, हम यहाँ लाइन लगा रखी सुबह 5 बजे 4 बजे से। क्या होगा इसका? कब से नहीं मिल रही गैस आप लोगों को? हमको 12 दिन 13 दिन हो गए आज लाते। 3-4 दिन से लग रही है और कहना सुबह 3 बजे से आज लाइन लगी हुई है और लोग लेडीज इतने परेशान है, बच्चे छोटे छोटे स्कूल जा रहे हैं, किसी को खाना नहीं पहुंच रहा, बन रहा है। और ये 3 बजे से लाइन, कल गैस की गाड़ी आई, वो खेतों में उल्टी है गदरपुर के पास।
अगर वो गाड़ी आती तो गैस की समस्या कम हो जाती। और लोग 3 बजे से यहाँ लाइन में लगे, अब तक गाड़ी का कोई पता नहीं। और गाड़ी में आएंगे 50 सिलेंडर लगे हैं, 80-90 सिलेंडर। बात सिर्फ गैस तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के हसनगंज से जो तस्वीरें सामने आई है वो और भी हैरान कर देने वाली है। वो तस्वीरें वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा रही है। गैस की किल्लत के साथ साथ पेट्रोल पर भी समस्या आन पड़ी है। पेट्रोल की किल्लत ने रोजमर्रा की जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। इलाके के इकलौते पेट्रोल पंप पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी नजर आईं। लोग घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन जब उनकी बारी आई तो जवाब मिलता है कि पेट्रोल खत्म हो गया है। अब सोचिए कि वो किसान जो अपने खेत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, दोपहिया चालक जिनका रोज का काम रुक गया है, हर कोई इस संकट से जूझ रहा है। ये सिर्फ पेट्रोल की कमी नहीं है, दरअसल ये लोगों की रोजी रोटी पर सीधा हमला है। ये एक्चुअली सारे पंप हमारे बगल के ड्राई पड़े हुए हैं और हम लोग नियम और संयम को बढ़ते हुए हर कस्टमर को पेट्रोल उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। जैसे कि आप लोग आए और देख रहे हैं कि भीड़ को देखते हुए भी सब कस्टमर को ऐसा प्रतीत किया जा रहा है कि सबको तेल मिले। क्या वजह है जो इस वजह पेट्रोल कम हो रहा है? क्या ऐसा तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक र्यूमर की वजह से है। लेकिन बहुत से लोग जो हैं आदि बगल के पंप वाले जो है और कहीं कहीं पर क्रेडिट लिमिट जो है बंद कर दी गई है। मेरा नाम राम कुमार मौर्य है। यहाँ पेट्रोल पंप पे बड़ी दिक्कत आ रही है। यहाँ पेट्रोल बहुत कम मिल रहा है, 10-20 रुपया 50 रुपया मात्र। जाना किसी को 100 किलोमीटर है, पेट्रोल है नहीं। लोगों की बड़ी समस्या है। आगे भी नहीं मिल रहा है, वहाँ पे 0 पॉइंट भी नहीं मिल रहा। कि एक तरीके से अफवाहें उड़ रही हैं आसपास, तो लोगों के अंदर जो है भ्रम पैदा हुआ है, तो लोग स्टोर करने में लगे हुए हैं। तो स्टोर करना एक बड़ी समस्या है। जैसे मान लीजिए कहीं दुर्घटना हो सकती है, कोई हो सकता है आदमी स्टोर करके रख ले, कभी दिक्कत आ जाए, कहीं आग वाग का खतरा रहता। इस वजह से कंपनियों ने निर्देश जारी किए हैं हमारी की जो है आप एक लीजिए। बाकी स्टॉक की वैसी कोई समस्या नहीं है अभी फिलहाल। बाकी सब वो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास भी उपलब्ध है, बस इसी वजह से नहीं दे रहे हैं कि कोई घटना ना। और अब तीसरी तस्वीर पूरे संघर्ष के सामने आई है। कविनगर स्थित भारत गैस एजेंसी पर सुबह से ही लंबी लाइन लगी थी। लोग गैस बुकिंग के लिए खड़े थे। धक्का मुक्की और मारा मारी से हालात, और तभी लाइन में खड़े एक शख्स को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत ही उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या एक सिलेंडर के लिए अब जान भी दांव पर लगेगी? कुल मिलाकर 3 शहर, 3 अलग अलग घटनाएं, लेकिन हर जगह एक ही सच्चाई। सप्लाई बाधित, सिस्टम सुस्त और आम आदमी त्रस्त। क्या ये सिर्फ प्रशासन की नाकामी है या फिर सप्लाई चेन में कोई बड़ा संकट खड़ा हो गया है? क्यों समय रहते इंतजाम नहीं किए गए? क्यों हर बार आम आदमी को ही इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि न गैस है, न पेट्रोल है, वादों में आखिर क्यों झोल है? ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज उतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।